लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें होती है उसके बारे में समझ लेते। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। वैसे ही अपन मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। सर बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड ये कोई मैटर के थ्रू पास करने से उसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे था वैसे कुछ होता है ना परमेबिलिटी, अपन ने डिफाइन किया था ना म्यू की वैल्यू, तो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा वो चीज। अच्छा, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी भी होती है? हाँ, अपन जैसे म्यू लिखते थे ना, तो म्यू मटेरियल पे डिपेंड करता था। जैसे एप्सिलॉन होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे मैग्नेटिज्म में म्यू होता है, परमेबिलिटी। ओके सर हाँ बोलो। हाँ सर, वो जो लाइन इंटीग्रल था वो एम्पियर्स लॉ। क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ की बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ उसमें? सब उसको कुछ बोलते हैं जैसे एम्पिरियन लाइन इंटीग्रल। खाली लाइन इंटीग्रल सर, क्योंकि वो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको फ्लक्स बोलते थे ना, उससे फ्लक्स मिलता था ना। हाँ देख, अपन लाइन इंटीग्रल डिफाइन करते थे ना एम्पियर्स लॉ में। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एंटायर लूप वाज म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड, करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने फ्लक्स की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर ओवर द एंटायर गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ में अपन ने गॉसियन सरफेस डिफाइन किया था, गॉसियन 3D सरफेस, और यहाँ पे अपन ने लूप डिफाइन किया था। हाँ। दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बोलते थे, और गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन आती थी, राइट। वैसे ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, सेम कॉन्सेप्ट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सर इसका मतलब क्या होता है इसे लाइन इंटीग्रल का? फ्लक्स का मतलब तो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया होता है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं, इसका यही मतलब है कि जो बेसिक मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से, बी डॉट डी एल। किसी भी लूप में अगर मैं डीएल वेक्टर चूज करूं, अगर मान लो लूप में मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं, तो किसी भी पॉइंट पे डीएल वेक्टर विल बी टेंजेंशियल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करो किस तरफ आ रहा, और बी डॉट डी एल ले लो और उसको पूरे लूप में एड अप कर दो। लूप के हर एक पॉइंट पे बी डॉट डी एल का ऐड कर दो, विच इज इंटीग्रेशन। तो इस टर्म को अपन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका और तो कोई वहाँ अलग पे Q बाई ई नॉट है ना, यहाँ पे 0 होता है ना? क्या बोल रहे हो? वहाँ पे Q बाई ई नॉट होता है ना, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे 0 होता है क्या? ये पढ़ चुके हो क्या पहले तुम? नहीं नहीं नहीं, अब पूछ रहा हूँ बस, यहाँ पे आपने लिखा था ना। अच्छा, स्लाइड में लिखा हुआ है, करेक्ट, ये 0 होता है। क्लोज लूप में अगर तुम फ्लक्स लेते हो किसी भी, सॉरी नॉट क्लोज लूप, क्लोज सरफेस बोलना चाहिए मुझे। क्लोज सरफेस पे अगर तुम मैग्नेटिक का फ्लक्स लेते हो तो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट टू बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, बट पूरे क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स विल कम आउट टू बी 0। बट हम लोग हमेशा क्लोज लूप में नहीं निकलेंगे, इधर क्लोज सरफेस के लिए नहीं निकलेंगे। मैं किसी भी अगर रैंडम सरफेस की बात करूं, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी मैं ऊपर की तरफ डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी सिंपली बी इंटू एस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के पैरेलल है, तो उस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0। ये सारी चीजें अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पढ़ चुके हैं ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 60 डिग्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी एस कॉस 60, अज्यूमिंग दैट बी इज कांस्टेंट। और अगर बी वेरिएबल हुआ तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा एज पर दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। तो इससे अपन को नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट्स क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ठीक है। और अपन ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स में होते। क्या सर, वापस रिपीट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं किसी वायर की बात करूं, तो वायर का हाँ जो हाँ, उसके अंदर सर्कुलर पाथ में, मतलब हाँ, दे आर इन क्लोज लूप्स, राइट। तो इसलिए किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस,
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सर एक डाउट है इसमें मुझे, क्या ये डाउट जो है? आपने क्लोज लूप बनाया ना, उसके मतलब क्या कहते हैं, उसी सरफेस का आपने यहाँ पे फाइंड किया ना? देख तू कोई भी सरफेस चूज कर ले, मुझे बता अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। अगर मान ले ये सरफेस है और इस सरफेस से इतने सारे फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहे सरफेस है उसको अपन फ्लक्स डिफाइन कर देते, राइट? हाँ बट सर। मैग्नेटिज्म में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर लूप्स में होंगे, इट विल बी क्लोज लूप्स, तो जितने बाहर जाएंगे उतने अंदर भी तो आएंगे हमेशा। तो नेट फ्लक्स कितना होगा थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस? 0। पूरे क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर सकते थे, आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पॉसिबल था, मगर मैग्नेटिज्म में आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पॉसिबल नहीं। बाद में अपन जब मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड में, उसमें अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन करेंगे और उसका थियरी अपन एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करके देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग अपन नॉर्थ पोल लेंगे और नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग साउथ पोल, मगर मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते, और क्योंकि ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, इनके जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप्स होंगे इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते थे ना, वैसे ही सर इधर इसमें मेरे को एक डाउट है, वहां पे स्ट्रेट लाइंस में मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने डिफाइन किया था लाइंस में, और यहाँ पे मतलब फ्लक्स मतलब जितने सर्कुलर लूप्स है ना, नहीं, फ्लक्स मतलब कितने क्रॉस मतलब नहीं मतलब कितने क्रॉस कर रहे हैं वो लूप्स। हाँ, तो शेप कैसा भी होने दे, स्ट्रेट लाइन या कर्व, क्रॉस जितने करे वो इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए। अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इतने सारे फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस ही तो कर रहे बाहर की तरफ। बट मैग्नेटिज्म में क्या होगा? मैग्नेटिज्म में जितने बाहर की तरफ जाएंगे उतने ही अंदर भी एंटर करेंगे, तो इफेक्टिवली नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? सर आपने परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में क्या बोला? मैग्नेट्स के बारे में खाली इतना बोला कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। चार्जेस में ऐसा था कि चार्जेस में प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग से एग्जिस्ट कर सकते, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर या क्लोज लूप होने कंपलसरी नहीं थे, क्योंकि अगर मैं खाली सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर कमिंग आउट टू बी रेडियली आउटवर्ड्स, बट मैग्नेटिज्म में वैसा पॉसिबल नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी इन क्लोज लूप्स, ये बोल रहे हो? स्ट्रेट वायर के पास में अगर कोई स्फीयर रख दे, होलो स्फीयर, ऐसे कोई भी मटेरियल का बना तो उससे फ्लक्स 0 होगा? अगर स्ट्रेट वायर के पास में तू हॉलो स्फीयर रख रहा है, तो स्ट्रेट वायर का भी जो फील्ड होगा वो ऐसा होगा ना, तो जितने फील्ड लाइंस हॉलो स्फीयर के अंदर एंटर कर रहे उतने ही बाहर भी तो जा रहे, तो फ्लक्स 0 होगा। किसी भी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0, ये रूल मान के चलो तुम लोग। और डिस्क हो तो? क्या डिस्क क्लोज सरफेस है? ये तो ओपन सरफेस है ना। डिस्क डिस्क इज लाइक अ शीट ऑफ पेपर, क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस नहीं है डिस्क, हाँ। ठीक है? तो ये पहला स्लाइड समझ में आया सबको? पहले स्लाइड में अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया और अपन ने ये चीज ऑब्जर्व की कि क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। सर बोलो। सर गॉस लॉ से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो मैं उसमें डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? डाउट लेक्चर में पूछोगे, क्वेश्चंस में डाउट्स? अच्छा। मतलब कॉन्सेप्चुअल डाउट है क्या इसी से रिलेटेड जो अपन अभी पढ़ रहे हो? हाँ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा बताओ क्या डाउट है? सर एक सर्किट है और उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है और वो वायर एक गॉसियन सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? एक सर्किट है और उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, हाँ और एक गॉसियन सरफेस बना दिया है कहाँ पे? जिसके थ्रू वायर पास हो रहा है, कोई कोई भी। मतलब एक सिलेंडर टाइप का। हाँ तो इसके ऐसा थ्रू गॉसियन फ्लक्स। सरफेस बना दिया, वायर जिसके अंदर से वायर पास हो रहा है, हाँ तो फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू? चार्ज अगर ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ होंगे।
तो वो 0 होगा ना इस केस में, जितने वही केस हो गया, जितने एंटर कर रहे उतने ही लीव कर रहे। सर बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक इंस्टेंट पे कुछ तो चार्ज है ना अंदर, एक इंस्टेंट पे कुछ तो चार्ज है ना सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर। अच्छा इधर तो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ तो चार्ज होंगे। हाँ सर, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन था। देख चार्जेस क्रिएट नहीं हो रहे ना, चार्जेस खाली फ्लो कर रहे। किसी भी इंस्टेंट पे चार्जेस फ्लो कर रहे, तो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी होंगे। इफेक्टिवली तो न्यूट्रल होगा ना वायर। अगर तू कोई आगे पॉजिटिव अगर जा तू रहा है तो पीछे। कैपेसिटर की भी अगर तू बात करेगा, तो चार्जेस अगर फ्लो कर रहा है इधर से, तो अगर तू यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस बनाएगा तो नेट चार्ज तो 0 होगा ना। तो वैसे ही किसी भी सेक्शन में नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही बाहर भी जा रहा होगा। चार्जेस कभी क्रिएट थोड़ी होते किसी भी सर्किट में, दे आर जस्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि आगे जितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उतना पीछे भी जा रहा है, तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। हाँ वैसे भी बोल सकते हो। तो ओके अगर सर। इफेक्टिव फ्लक्स देखेंगे तो वो तो 0 ही आने वाला है इस केस में। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते। अच्छा ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते। सोलेनॉइड का थियरी सबको याद है ना। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे सोलेनॉइड का रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है एंड करंट दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। Assuming ideal solenoid, find the flux to a circular surface having center on the axis of solenoid. और सर्कुलर सरफेस का फर्स्ट केस में रेडियस 2 दिया हुआ है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फर्स्ट केस में इनसाइड एंड सेकंड केस में एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। क्या होगा बताओ इसका आंसर? इनसाइड द सोलेनॉइड 0 होगा ना। 0 क्यों होगा? इनसाइड करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट तो बाहर है ना। अरे बट फ्लक्स तो अपन फील्ड से डिफाइन करते हैं ना, फील्ड इनटू एरिया। तो अगर मान ले ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का रेडियस अपन को दिया हुआ है, इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3। और सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इंटू एन आई। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटू दिस एरिया, ये होगा ना फ्लक्स, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ये लोगों ने लेंथ दी है तो फिर लेंथ दी तो फिर वो क्यों दिया? लॉन्ग कैसे बोल सकते हैं? अच्छा लेंथ और रेडियस को कंपेयर कर, 100 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। थोड़े बहुत कंपेरेबल तो है ना, बट हाँ। स्टिल लेंथ इज मच ग्रेटर देन रेडियस ना। और अगर सवाल में लॉन्ग दिया है तो इससे तुम्हारा काम और भी आसान हो गया। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड। 100 और 3 में कहाँ से कंपेरेबल हो यार? 100 और 3 में से तो अपन ये कंडीशन अज्यूम कर ही सकते हैं ना, लेंथ इज मच ग्रेटर देन आर। तो इससे आ जाएगा ना आंसर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा अगर लूप को अपन ने एंड ऑफ द सोलेनॉइड में रखा होता तो ये सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये रिजल्ट याद है तुम लोग को सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए? सर याद है। हाँ तो ये यूज कर लेना, इससे तुम्हें फ्लक्स मिल जाएगा। और वैसे ही सेकेंड केस में अगर रेडियस 4 है, अच्छा अगर मान लो लूप का रेडियस 4 है, क्या मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर एग्जिस्ट करेगा? नो सर। तो मुझे बताओ No, इस sir. 4 सेंटीमीटर के रेडियस के लूप के लिए 3 तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रिपोर्ट करोगे? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू पाई इंटू व्हाट 9 डिस्टेंस? पाई इंटू 9, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो खाली 3 सेंटीमीटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम एरिया भी वही लोगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। बट वो एरिया सर्कल नहीं होगा ना?
क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं ठीक है समझ गया। सर वो सर 3 सर सर सेंटीमीटर एक का सर्कल सेकेंड, होगा ना? यस सर। या टेल मी। वो जो आपने यहाँ पे लिया था ना वो 4 सेंटीमीटर आपने मतलब ये आउटसाइड क्या है ना फुल। हाँ, ये जो लूप है ये आउटसाइड द सोलेनोइड है, और इससे अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो खाली ये 3 सेंटीमीटर के सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एरिया भी खाली वही लूंगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग विच इज पाई इनटू 3 का स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान दे देना, यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर से एसआई में, मीटर्स में। सर हाँ बोलो। बाहर फील्ड नहीं है, ये हम इस चैप्टर में प्रूव करेंगे। बाहर फील्ड नहीं है? सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये हम इस चैप्टर में प्रूव करेंगे। प्रूव नहीं करेंगे, वो मैंने तेरे को बताया था ना पिछले चैप्टर में मैग्नेटिज्म में। हाँ सर। उसका रिजल्ट अपन ने देखा तो था एम्पियर्स लॉ पढ़ने के बाद। सर वो तो अज्यूम किया था ना कि बाहर नहीं है। इसका प्रूफ यार ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, अपन ने किया था, अपन ने प्रूफ सर नहीं किया। लॉन्ग सोलेनॉइड है ना सर, तो फिर उसकी वजह से जो बाहर से जो फील्ड आएगा वो नहीं होगा ना। ये अपन ने देखा, तो अपन ने एक्चुअली हाँ कैलकुलेशन सर, वाला प्रूफ नहीं किया था, बट सर अपन ने सॉलिनॉइड के मतलब जनरल सॉलिनॉइड के बाहर भी नहीं होगा ना। तो छोटा लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो होगा बाहर। भी फील्ड खाली उसके अंदर होता है। क्या हाँ, सर तो रिपीट तो अगर करेंगे। इसका मैथमेटिकल प्रूफ अगर मुझे मिलता है तो अपन ट्राई करेंगे इसको मैथमेटिकली प्रूव करने का। ठीक है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाओ। सर ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि क्योंकि वो लॉन्ग है तो उसका जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा वो बहुत कम हो जाएगा। हाँ, मतलब क्वालिटेटिवली समझ सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, बट अगर तुम्हें एक्चुअल में मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए तो मैं देखता हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा, उससे एम्पियर्स लॉ से भी अपन उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुझे याद दिलाओ, आगे मैं प्रूव कर दूंगा इसको, डोंट वरी। अभी के लिए खाली रिजल्ट्स याद रखो कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड सोलेनॉइड के बाहर इट्स जीरो। अगले 1-2 लेक्चर में अपन इसको प्रूव कर देंगे। सर हमेशा ही ना। एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। इसका सी और डी पार्ट भी हो जाएगा ना। अगर एंगल दिया हुआ है तो cos 60 का एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अगर सर्कल का प्लेन एक्सिस के पैरेलल हो गया तो डी का आंसर क्या होगा? 0। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। देखो, इस लॉ को समझने की कोशिश करते। अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर अगर चेंज हो रहा है, whenever there is a change in the magnetic flux passing through an area which is bounded by a closed conducting loop, तो उस केस में उस लूप के अंदर एक EMF जनरेट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। और इंड्यूस्ड EMF को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंड्यूस्ड EMF जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकालते हैं। एज पर दिस लॉ द इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय माइनस d∅/dt। और किसी भी लॉ का प्रूफ नहीं होता, ये हमें एज इट इज याद रखना होगा। एक्सपेरिमेंटली ये लॉस को अपन डिराइव करते। तो अगर मान लो, सर इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब आपका मतलब क्या है? बता रहा हूँ, देख मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बता रहा हूँ। अगर मान ले कोई भी लूप है मेरे पास, ये स्क्वायर लूप है मान ले, और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के थ्रू एक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर इस लूप को मैं स्क्वायर शेप का मान रहा हूँ तो फ्लक्स विल बी b इंटू एल स्क्वायर। मुझे बताओ ये फ्लक्स को चेंज करने के क्या क्या तरीके? इधर लेंथ स्क्वायर को छोटा बड़ा कर दो या फिर मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, लेंथ को छोटा बड़ा कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, एज पर लेंस लॉ, फ्लक्स के चेंज होने पर इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ समझते हो ना, जो बैटरी में अपन पढ़ते थे, किसी भी सेल का अपन ईएमएफ। लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ पे लेंस लॉ क्या है? ये समझ लो, लेंस लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, लेंस लॉ आगे पढ़ेंगे, पहले ये वाला लॉ तो समझ लो जो पढ़ा रहा हूं। सर आपने मेंशन किया इसलिए पूछा। नहीं, लेंस लॉ नहीं बोल रहा हूं मैं,
मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, बैटरी की। अच्छा सॉरी, अगर मैंने लेंस लॉ बोला तो अभी के लिए छोड़ दो उसको, इसके बाद वाली स्लाइड में अपन पढ़ेंगे। अभी खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस लूप से फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ, तो फ्लक्स को चेंज करने पर इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब वही ईएमएफ जो अपन बैटरीज के लिए बात करते थे, ठीक है। और ईएमएफ किस सेंस में इंड्यूस होगा इसको अपन आगे लेंस लॉ में पढ़ेंगे। और ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला होगा वो इससे अपन को मिलेगा, induced EMF E will be equals to minus d phi by dt. What is d phi by dt? d phi by dt is the rate at which magnetic flux is changing. और आगे अपन एक और माइनस साइन लगा देते। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या होगा ये भी अपन आगे लेंस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब एक तरीके से तुम मान सकते हो कि इस लूप के अंदर एक इनविजिबल बैटरी आ गया। इस पूरे लूप के अंदर अगर इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक इनविजिबल बैटरी आ जाएगा, और उस इनविजिबल बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो ये होगा, जिसको अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम देते हैं। ओके सर एक सेकंड रुकिए। सर तो फाई टी के फंक्शन में दिया होगा हमेशा। हाँ, फाई अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन डिफरेंट केसेस। अपन देखेंगे काफी सारे एग्जांपल्स, इसके एक एक पॉइंट्स को समझते भी। देखो इधर, the induced EMF exists for that duration in which the flux is changing. ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला से तुम देख सकते हो कि EMF तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो d phi by dt क्या होगा उस केस में? फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो d phi by dt 0 हो जाएगा। तो in that case even the induced EMF will become 0. So we can say that induced EMF will exist only for that duration in which flux change is taking place. सर मतलब हम लोगों को कुछ भी करके मतलब लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, फिर नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। इसी तरीके से अपन को ये फ्लक्स को चेंज करना होगा। नहीं सर बोलो, क्या बोल रहे? सर वो जो लूप है वो इमेजिनरी लूप है ना, या फिर कोई वायर है? नहीं नहीं, ये वायर है, इमेजिनरी लूप नहीं। दिस इज एक्चुअली अ वायर, कंडक्टिंग लूप होगा एक। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? द नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव if flux is increasing and induced EMF is positive if flux is decreasing. मतलब बेसिकली जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल देखो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं लेंस लॉ भी फिर आगे समझ में आ जाएगा। देखो बोलो। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, मतलब ये इंड्यूस कराने के लिए? फ्लक्स को चेंज करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा। फ्लक्स अपने आप से तो चेंज नहीं होगा ना। हाँ। तो उससे वो एनर्जी जनरेट होती है, अपन जिस भी सोर्स से फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि ये कोई भी लूप है, लूप का एरिया पता है मुझे, और लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इससे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, where theta is the angle between area vector and magnetic field vector. तो देखो अभी फ्लक्स को चेंज करने के मेरे पास तीन तरीके, either I can change magnetic field, एरिया या और थीटा, एरिया, और I can change theta, करेक्ट। ये तीनों में से अगर मैं किसी को भी चेंज करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर एक EMF इंड्यूस होगा। क्या हो गया बोलो? सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर ने जो प्रोड्यूस किया वही वाला है? नहीं, वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वायर में मैग्नेटिक फील्ड वायर वाला नहीं है, वायर का उसी पे आ रहा हूँ मैं। थोड़ा सा 2 मिनट खाली सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर तुम्हारे डाउट्स पे मैं आ जाऊंगा। नहीं सर, एक डाउट है मुझे, मतलब हम लोग का मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब वहां पे इंड्यूस हो गया वो। करेक्ट, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मान लो कि मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूँ तो फ्लक्स के साथ क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ इंड्यूस होने के दो तरीके। ईएमएफ आइदर इस सेंस में इंड्यूस होगा ताकि करंट ऐसे फ्लो करे, या फिर ईएमएफ उल्टे सेंस में भी इंड्यूस हो सकता है। बट ईएमएफ इंड्यूस होने का सेंस इस तरीके से होगा सच दैट फ्लक्स के साथ जो भी हो रहा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको ओपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ शुड ओपोज द चेंज इन द फ्लक्स। समझ में आ रहा है ये लॉजिक?
तो मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन बढ़ रहे, तो करंट का सेंस कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या लगता है? करंट का सेंस ये लूप के एंटी अलोंग होना क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये करंट खुद अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जैसे निसर्ग बोल रहा था, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड में जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसको अपोज करेगा. So this will be the sense of induced EMF, such that the induced EMF will oppose the cause of its creation. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ये अपन आगे लेंस लॉ में एक बार वापस पढ़ेंगे. दिस इज ओनली लेंस लॉ. तो लेंस लॉ बेसिकली अपन को इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस सेंस में जनरेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ओके, कमिंग बैक टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हाँ बोलो, क्या डाउट है अभी? सर अगर ऑलरेडी उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा था तो फिर उस करंट का क्या होगा? ऑलरेडी आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तू बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड है इसमें, यही बोल रहा है ना? ऑलरेडी एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड है और वो इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे, तो इस केस में भी ऑलरेडी जो करंट फ्लो कर रहा था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. तो ऐड तो मतलब ये बैटरी को छोड़ के भी और एक बनेगा? करेक्ट, ये बैटरी तो पहले से था ना. तो अगर मान ले इसमें से मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा हूँ और उसको चेंज कर रहा हूँ, तो उस चेंज को अपोज करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और बैटरी के साथ उसको इस बैटरी के साथ फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. अच्छा ओके सर. डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. और इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस कैसा होगा ये तो अपन ने सीख लिया, राइट? यस सर. अच्छा देखो, थर्ड पॉइंट में अपन इसी की बात कर रहे हैं. अगर मुझे फ्लक्स चेंज करना है किसी भी लूप से, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, उसको टाइम के साथ वेरी करवा सकता हूँ, या फिर मैं लूप का एरिया चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज कर सकता हूँ, या फिर इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अपन लगा सकते हैं. तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. और अगर मान लो किसी भी लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो गया और उस लूप का अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है, तो उस लूप में से इंड्यूस करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा. इंड्यूस ईएमएफ तो एक बैटरी की तरह ही होगा ना. और अगर लूप का रेजिस्टेंस भी अपन को आर पता है, तो लूप में से इंड्यूस करंट कितना होगा, वॉट एवर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो अपन को पता है माइनस डी फाई बाई डी टी. तो इंड्यूस्ड करंट को अपन माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, राइट? अच्छा देखो, करंट को मैं डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ से अपन को मिल रहा है डी क्यू बाई डी टी इज माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी. तो इन दोनों साइड से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, we will get total charge flown through the circuit equals to minus of change in flux. Minus sign is only the indication of the sense in which the charge will flow. तो अपॉन आर भी होगा ना? आर भी होगा ना सर? Upon R, correct. Upon R. Total charge flown through the circuit will be change in flux upon resistance of the circuit. सर ये नहीं समझ में आया, ये चार्ज वाला. ये फॉर्मूला समझ में आया? करंट इज माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी. करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख दे, दोनों साइड डी टी कैंसिल हो गया और दोनों साइड इंटीग्रेट कर. सर एक सेकेंड ना, वो आपने क्या दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी अप्लाइड और वाइस, मतलब वो सेकंड पॉइंट. कौन सा पॉइंट? नहीं सेकंड पॉइंट आपने कुछ बोला था ना सर. सेकंड पॉइंट को मैंने यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था. सेकंड पॉइंट को इधर जो ईएमएफ का सेंस होगा वो हमेशा कॉज को अपोज करेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सच दैट वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा. तो अगर मान ले यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता तो इस लूप में से फ्लक्स बढ़ जाता. तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज. और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा होता तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अलोंग होता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम करता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट वो मैग्नेटिक फील्ड को वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो क्लॉकवाइज. तो उस केस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता, तो वो अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता.
यही सेकेंड पॉइंट का मतलब है। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब वही, नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव इफ फ्लक्स इंक्रीजेस, इट विल बी सर इन मतलब ऑपोजिट ये डायरेक्शन टू द अप्लाइड और वाइस वर्सा। ये लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मगर तुम्हें समझ में आ गया ना अभी मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। सर इसका मतलब ये कि वो रेजिस्ट करता है चेंज को, इंड्यूस करेक्ट, वो ईएमएफ हमेशा चेंज को बिकॉज रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस की चेंज। करेक्ट, हमेशा चेंज को सर रेजिस्ट करेगा। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या जो इंड्यूस्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल हो जाएगा? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, अगर करंट, लेकिन सर तब तो फ्लो ही नहीं होगा ना। हाँ सर, तब तो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही खत्म कर देंगे। एक बार वापस बोल, तेरा क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? सर सपोज वो करंट क्रिएट हुआ और उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और वो एक्सटर्नल वाले से इक्वल हो गया, तो फिर क्या होगा? लाइक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि जल्दी भी हो सकता है? अरे बट तो ये मुझे बता पॉसिबल ही नहीं कि, हो पाएगा ना सर, क्योंकि वो मुझे चेंज बता क्या होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मुझे बता करंट क्यों क्रिएट हुआ? करंट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, एक्चुअली फ्लक्स चेंज हो रहा था। और फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। तो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, देन फ्लक्स विल चेंज, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, करंट विल बी इंड्यूस्ड, और इस करंट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी इंस्टेंट के लिए तो इक्वल रह ही सकते हैं ना, मगर क्या हमेशा इक्वल रह पाएंगे? ऑलवेज, नहीं सर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो चेंज हो चेंज रहा है। होगा ना सर, एक पर्टिकुलर करेक्ट, इंस्टेंट में इक्वल होगा। करेक्ट, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं मान ले मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और अगर मैं करंट को भी चेंज कर दूं, तो अपन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये दोनों इक्वल हो, बट हमेशा इक्वल नहीं होंगे, किसी इंस्टेंट के लिए इक्वल हो पाएंगे वो लोग। सर बोलो। हाँ, हम कैपेसिटर्स के साथ आगे देखेंगे कि क्या होगा। कैपेसिटर्स के साथ क्या देखना है आगे? मतलब कैपेसिटर्स के साथ क्या होगा अगर कैपेसिटर सर्किट में होगा। हाँ, वो अपन आगे देखेंगे, उसका इफेक्ट भी अपन देखेंगे। तो जैसे अपन ने आरसी सर्किट्स के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स दोनों है, वैसे अपन एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले जिसको अपन इंडक्टर्स बोलते हैं। तो उसमें मैग्नेटिज्म के ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे उसको। ठीक है? अच्छा अच्छा, सर ये वाला अगर कोई करंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें लोग इंड्यूस करंट ऐड करेंगे या फिर ईएमएफ, टोटल ईएमएफ से फिर करंट फाइंड करेंगे? टोटल ईएमएफ से ही करंट फाइंड कर लो, टोटल ईएमएफ निकाल लो। अगर पहले से कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड है, उसका इफेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ देखो कितना आ रहा है, और उससे फिर करंट निकाल लो कितना होगा। ओके सर। ठीक है? ऐसे टाइप के अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। सर सिक्स मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब हाँ वही आप हाँ बता देखो, रहे थे ना। मैं बता रहा था, 6 बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपन देख रहे थे कि इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड करंट को dq by dt लिख दो और इंड्यूस्ड ईएमएफ को d by dt। तो dt कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। dq का टोटल इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द लूप, एंड टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द लूप विल बी इक्वल्स टू d का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। इससे मुझे पता चल जाएगा कि लूप से टोटल कितना चार्ज पास हुआ होगा। The charge which has passed through the loop will be equals to simply change in flux, total change in flux upon resistance. और देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपन को फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, उसका रेट ऑफ चेंज क्या रहा होगा, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अपन को खाली टोटल चेंज से फर्क पड़ रहा। टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव यू टोटल चार्ज। समझा अभी ये पॉइंट? टोटल चार्ज मतलब यानी टोटल चार्ज जो लूप से पास हो रहा होगा। जैसे मान एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान ले एक लूप है, ठीक है, ये लूप है,
और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। लूप का एरिया मुझे पता है ए, तो मुझे बताओ इस समय इनिशियली फ्लक्स कितना है जो इस लूप के थ्रू जा रहा सर BA। ये है, बी ए, करेक्ट। और अभी इस लूप को मैंने रोटेट कर दिया इस तरीके से, लूप को मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट रखा, खाली लूप को रोटेट कर दिया। तो जीरो मुझे पता लूप के थ्रू फाइनल फ्लक्स कितना जा रहा जीरो है, 0, राइट। और फ्लक्स जो है वो बी ए से 0 कम हो गया। इनिशियली फ्लक्स किस तरफ था, इनिशियली फ्लक्स का जो सेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे थे, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा था। तो अभी जो करंट होगा, करंट जब मैं इस लूप को टर्न कर रहा हूँ उस समय करंट का सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या सर? जिस समय मैं लूप को टर्न कर रहा होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, क्लॉकवाइज क्योंकि करंट चाहेगा कि जो फ्लक्स कम अंदर की होगा तरफ कम हो रही है वो वापस रिस्टोर हो जाए, तो इस तरफ करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। और लूप को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मैंने जब टर्न किया होगा, बिकॉज ऑफ दिस करंट इस पूरे लूप में से कोई चार्ज फ्लो किया होगा, और वो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा इस पूरे लूप में, इस सेंस में टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप विल बी सिंपली फाउंड बाय दिस फॉर्मूला, तो कोई इट विल बी चेंज इन फ्लक्स सेक्शन से ना, BA/R। क्या बोल रहे हो पार्थ? कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो, करेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से इतना चार्ज फ्लो किया होगा, हाँ BA/R। इस सेंस में नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर द सेंस, जो तुम लेंस लॉ से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड वाइज दिस विल बी सिंपली चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। सर बोलो। फ्लक्स पहले भी BA था, अभी भी BA ही है। अभी 0 हो गया ना फ्लक्स, क्योंकि एरिया वेक्टर राइट की तरफ सर है और फील्ड वेक्टर ओके अंदर। सर, हाँ सर। हाँ तरुष बोलो। सर एक बार आप ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दोगे जो वो करा था करंट अभी का जो क्या मैं बता रहा था वो वाला पार्ट। यस सर, ये फर्स्ट सेकंड वाला जो आपने दिखा रखा है। हाँ मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निसर तुझे क्या पूछना था? सर ये अगर वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो भी चलेगा ना? हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा वायर के क्रॉस सेक्शन से, तुम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, खाली उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा। हाँ ओके। देख तरुष, यहाँ पे मैं बोल रहा था अपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया ना, इसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था। इनिशियली लूप इस पोजीशन में, ये लूप दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, राइट। और लूप का मुझे एरिया पता है ए, तो इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कितना होगा इस लूप से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स होगा। यस अभी मैंने इस लूप को टर्न कर दिया, इस लूप को मैंने टर्न करके इस पोजीशन पे लेके आ गया मैं इसको, तो इस पोजीशन पे तो लूप का जो सरफेस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब एक तरीके से लूप का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, राइट। और जब मैं लूप को टर्न कर रहा था, जब मैं लूप को ये पोजीशन से ये पोजीशन पे लेके आ रहा था, उस समय इस लूप के थ्रू अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही थी, इफेक्टिवली फ्लक्स कम हो रहा था ना, क्योंकि फ्लक्स BA से 0 रेड्यूस हो रहा है, तो टर्निंग के दौरान इसके थ्रू फ्लक्स कम हो रहा था। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा, जो EMF और करंट इंड्यूस होगा, उसका सेंस इस तरीके से होना चाहिए कि वो कम होते हुए फ्लक्स को वापस रिस्टोर करने की कोशिश करे। तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि करंट का सेंस ऐसा होगा, करंट का अगर सेंस ऐसा होगा तो ये करंट खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लूप क्रिएट करेगा और उससे जो फ्लक्स कम हो रहा था वो रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज आने लग जाएगा ना अगर हम रोटेट कर देने जाएंगे तो। क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है ना करंट, सर इंड्यूस क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो मतलब जो इनिशियल है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना। कि तभी तो वो बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अरे भाई मेरे सुनो, इनिशियली करंट था ही नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था इनिशियली दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दिस लूप का करंट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार, देखो इधर इनिशियली लूप में करंट था ही नहीं, क्योंकि इनिशियली देयर वाज नो EMF इन द लूप। इनिशियली खाली इस लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, और जैसे ही मैंने लूप को टर्न करना शुरू किया फ्लक्स चेंज होने लगा, फ्लक्स जो है वो कम हो गया, अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा था वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज फ्लक्स को रिस्टोर करने के लिए करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ। ये क्लॉकवाइज करंट खुद का एक
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्रिएट कर देगा, जिसको मैं B1 बोल रहा हूँ, और एक्सटर्नल तो B ऑलरेडी है, दैट इज एक्सटर्नल। तो ये तो सर फॉर कॉम्पेंसेटिंग जो भी मैग्नेटिक हाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगा वो। अभी बात समझ में आ रही है? तो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। ओके, तो चलो अभी लेंस लॉ की बात करते हैं। लेंस लॉ वैसे तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसको और अच्छे से समझते हैं। सर हाँ नहीं सर बोलो। एक और डाउट था सर, उस पर टॉर्क लगेगा क्या लास्ट में? किस पे टॉर्क लगेगा? वो आप वो वाले स्लाइड पे जाओ ना जिस पे आपने अभी समझाया। हाँ ये जब ऐसा वो 90 डिग्रीज विद नहीं पैरेलल टू वो ओरिजिनल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तब टॉर्क लगेगा इस पे, या फिर करंट जीरो हो जाएगा जैसे ही वैसे कंडीशन आएगा? टॉर्क तो यार एक अलग इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था। टॉर्क कैसे निकालते हैं अपन? हाँ सर वही मैग्नेटिक म्यू मूवमेंट निकाल क्रॉस बी ना, तो इससे टॉर्क भी निकाल सकते हैं, बट अपन यहाँ पे टॉर्क की बात ही नहीं कर रहे। वी आर लर्निंग ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ सर मैं तो पूछ रहा टॉर्क हूँ से कि रिलेट करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। अगर निकालना होता तो तुझे ये पैरामीटर्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। इफ यू नो दिस पैरामीटर्स देन यू कैन कैलकुलेट टॉर्क अकॉर्डिंगली। सर मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही वो अपने केस 2 वाले कंडीशन में आएगा ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा? हाँ, अगर तूने उसको वहां पे लाके रोक दिया तो उस केस में फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और करंट फ्लो होना बंद हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। यही सोच रहा था ना तू? हाँ सर। हाँ, तो ये सही सोच है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं अपन, करेक्ट। देखो लेंस लॉ में अपन बहुत सारे अभी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे इसको समझने के लिए। एज पर द लेंस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause by which it is produced, और फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है वो इसी चीज को इंप्लाई करता है, ठीक है। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं लेंस लॉ इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर जैसा अपन बोल रहे जैसा हो रहा है अगर वैसा नहीं होता तो ईएमएफ अपने आप से जनरेट होना शुरू हो जाता। मुझे फ्लक्स को चेंज करने के लिए कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, एक्सटर्नल वर्क अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो हमेशा उसके कॉज को अपोज करेगा, और इसीलिए मुझे चेंज लाने के लिए और फर्दर चेंज लाने के लिए एक्सटर्नली कुछ और वर्क करना पड़ेगा। सर लेकिन ऐसा होता क्यों, मतलब उसे इंक्रीज होने क्यों नहीं देता वो? ये सारे ऑब्जर्वेशंस है यार, इस पे अपन कुछ प्रूफ नहीं बोल सकते। नेचर बिहेव्स अकॉर्डिंगली एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व। सर हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको चेंज नहीं होने दे रहा तो हम लोग को एनर्जी अप्लाई करनी मतलब वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। देख अगर मान ले वो कॉज को अपोज नहीं कर रहा होता, सबसे पहली बात ये ऑब्जर्वेशन को तो अपन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते कि ईएमएफ इज माइनस d∅/dt। ये होता है, इसमें इसका कोई प्रूफ नहीं है, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अगर मान ले ईएमएफ जो है वो इस तरीके से इंड्यूस होता जिससे वो चेंज को ओपोज करने के बदले सपोर्ट कर रहा होता, तो सिचुएशन क्या होती? तो क्या तुम्हें फ्लक्स को चेंज करने के लिए अलग से कोई मेहनत करना पड़ता एक्सटर्नली? तुम एक बार प्रोसेस को इनिशिएट करते, एक बार फ्लक्स को तुम थोड़े से चेंज कर देते, और अगर मान लो ईएमएफ चेंज को सपोर्ट करता फिर तो तुम्हें उसको और फर्दर चेंज करने के लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, अपने आप से और ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाता। तो तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ओपोज क्यों कर रहा है और सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? अपन को फ्री में एनर्जी मिलना शुरू हो जाता ना फिर उस केस में, विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो लेंस लॉ का यही मतलब है। लेंस लॉ इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट फ्लक्स में जो भी चेंज आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज को अपोज करेगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज को अपोज करेगा तभी तो मुझे फर्दर और चेंज लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नली। सही लूप है, और अगर मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो फिर उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ना, और वो उसको और घुमाएगा ना टॉर्क के कारण। हाँ, लेकिन मुझे बता कि वो किस सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा, क्या लगता है तूने जिस सेंस में घुमाया उसी में या उसके ऑपोजिट? टॉर्क का तो सोचना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट। सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेंस लॉ ऑपोजिट में जाएगा। लेंस लॉ से तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, वो हमेशा कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो तुम खुद से ही प्रूव कर सकते हो। अगर मान ले ये लूप है,
तो टॉर्क का वर्क नेगेटिव होगा और वो टोटल वर्क को 0 कर देगा। करेक्ट। अच्छा, एक सेकंड, कैसे समझाओ ये? मान ली मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सेकंड रुको, सर्कुलर लूप मान लेते हैं इस सेंस में, ये सर्कुलर लूप है, ये इसका एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। मान ले ये वाला जो वायर है वो अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से वायर बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो तुम्हें 3D में इसका सेंस समझ में आ रहा है ना इस लूप का? हाँ इस लूप को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसके अंदर से या कम होगा? बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? कम करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? किस तरफ से बढ़ेगा? यहां से यहां बढ़ेगा। थोड़ा सा अगर लूप रोटेट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के अंदर जा रही होगी इनटू द स्क्रीन। सर इनिशियली लूप कैसा हमें समझ में नहीं आ रहा। इनिशियली लूप इस तरीके से रखा है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। अच्छा, ठीक है, तो घुमाने पे फ्लक्स कम होगा ना? इस समय फ्लक्स कितना है? b/r²। इस केस में फ्लक्स 0 है ना यार। अच्छा, हाँ, ओके, यस। तो किसी भी तरफ घुमाओ फ्लक्स तो बढ़ने ही वाला है, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो आ ही जाएगा ना अभी मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज नहीं कर रहा, तो अगर लूप को मैंने ऐसे घुमाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कुछ लूप के अंदर जा रही होगी, तो लूप में जो करंट जनरेट होगा वो इस सेंस में होगा। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग? एक्चुअली ये 3D में थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल होगा, अपन एग्जांपल्स में देखेंगे इसको आगे। अभी के लिए तुम ऐसा सेफली बोल सकते हो कि अपन लूप को जिस भी सेंस में घुमाने की कोशिश करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट जनरेट होगा और उससे जो लूप के ऊपर टॉर्क जनरेट होगा उसका सेंस ऑपोजिट होगा। जिस भी सेंस में अपन उसको घुमा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क होगा उसके ऊपर वो ऑपोजिट होगा। ये अपन लेंस लॉ से बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? So basically Lenz law is giving us the direction of the induced EMF, और ये सारे पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इट विल बी अलोंग द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करने की कोशिश करेगा, राइट? और ये पॉइंट तो सबको याद ही है ना, करंट अगर इस सेंस में जा रहा है तो इसका फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, और करंट अगर इस सेंस में जा रहा है तो इसका फील्ड इनटू द स्क्रीन होगा। ओके, इस पे डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। ये पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जो लूप है ये लूप ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। ये देख पा रहे हो तुम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, और इस लूप को अपन धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आ रहे हैं। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो फ्लक्स था वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बाहर लेके आ रहे हैं काम हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से उसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो उससे फ्लक्स कम हो रहा होगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट का सेंस कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सच दैट उससे जो फील्ड जनरेट होगा वो एग्जिस्टिंग फील्ड की Clockwise. डायरेक्शन में ही होगा। करंट शुड ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, तो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो गया। ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को? और वैसे ही सेकंड केस में अगर मान लो लूप पहले से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ पे अगर मैं लूप को इंट्रोड्यूस करूं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बढ़ रही होगी, तो अगेन करंट विल बी सच दैट इट विल ट्राई टू डिक्रीज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही होगा ना। सॉरी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज करंट बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में से बढ़ रही है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा।
तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो गया टू ओपोज द कॉज, राइट? सर हाँ बोलो। अगर ये अपने मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ जो है वो लूप के विड्थ से कम है तो फिर तो भी एंटर करते समय तो फ्लक्स बढ़ ही रहा होगा ना। एंटर करके फिर जब पास हो रहा रहेगा तब कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, जब वो एक बार मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, उसके बाद तो मूव करने पर कुछ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो तभी वो कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर वापस बाहर निकलते समय मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो बाहर निकलते समय अगर मान लिया लूप यहाँ से बाहर निकल रहा होता, तो इस समय इसमें करंट कैसे इंड्यूस होता? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बाहर निकलते समय इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इसको वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझो? हाँ अच्छा देखो, यहाँ पे एक इन्फिनिट वायर है, मान लो ये एक इन्फिनिट वायर और इसके बाजू में एक लूप रखा हुआ है। अभी इस वायर में से अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो लूप में से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लूप है इसमें से इनटू द प्लेन जा रहा होगा, और अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो इस लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जनरेट होगा। ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो लेंस लॉ से? हाँ सर। अगर मैंने ये करंट को बढ़ाया तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इसको कम करने के लिए इंड्यूस करंट का सेंस ये होगा। सर वो करंट ऊपर की तरफ है ना? हाँ, ये करंट ऊपर की तरफ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लूप में इनटू द स्क्रीन होगा। ओके, अच्छा फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने करंट को सेम रखा हुआ, सर ये जो इन्फिनिट वायर है। बोलो। सर तो थर्ड केस में वो जो लूप है उस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा? लग सकता है, अपन फोर्स की बात नहीं कर रहे, मैं वापस यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अपन अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें तो अपन ऑलरेडी कर चुके थे ना पहले वाले चैप्टर में। फोर्स कैसे लगेगा याद है? अपन एक ऐसा एग्जांपल भी देखा था जिसमें लूप के सारे सेगमेंट्स पे अपन ने फोर्स निकाला था, तो वो तो लग ही रहा होगा। हाँ सर, बस कंफर्म करनी है। हाँ, ऊपर वाला जो सेगमेंट है और नीचे वाला जो सेगमेंट है उस पर फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिवाइज कर लेते हैं। अगर तूने ये पॉइंट उठाया ये तो बताओ, नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? लेफ्ट या राइट? नहीं सॉरी, ऊपर या नीचे? लेफ्ट राइट नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा। ऊपर। करेक्ट। नहीं, एक सेकंड रुको, ये वाला जो वायर है, राइट में लगेगा। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। ये वाला जो लूप होगा, ये वाला जो वायर होगा, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और फोर्स किस पे ज्यादा होगा, लेफ्ट वायर पे या राइट वायर पे? लेफ्ट वायर, लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट वायर पे फोर्स राइट की तरफ लग रहा होगा। हाँ राइट। और इस पे लेफ्ट की तरफ, तो नेट फोर्स राइट की तरफ लगेगा। हाँ। और ऊपर वाले वायर और नीचे वाले वायर पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ओके। ये वाला एक सेकंड, लॉ का सबसे पहला स्लाइड देखो ना। कौन सा स्लाइड? सबसे पहले वाला, आपने एक एग्जांपल दिखाया था ना। सबसे पहले वाला? नहीं, लेंस लॉ का सबसे पहले। कुछ डाउट पूछना है क्या इसमें? हाँ सर, हो गया बस। फोर्थ केस में देखो क्या होगा। फोर्थ केस में अपन करंट को चेंज नहीं कर रहे, अपन खाली इस लूप को राइट की तरफ मूव कर रहे। तो इस केस में लूप के थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होगा।
दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट, राइट। फिफ्थ केस देखो, अभी फिफ्थ केस में ये एक बड़ा लूप दिया हुआ है और बीच में मान लो एक मूवेबल रॉड है, इस रॉड को अपन मूव कर सकते हैं बीच में। इस रॉड को अगर मैं राइट में मूव करूं तो जो राइट वाला लूप है उसका एरिया कम होगा और लेफ्ट वाला जो लूप है उसका एरिया बढ़ेगा। तो वी कैन सी दैट लेफ्ट वाले लूप में से फ्लक्स बढ़ रहा है। सर फोर्थ एग्जांपल में आपने किसका मोशन कराया? ये जो लूप दिख रहा है इधर, ये वाला, ये लूप को अपन राइट में मूव करवा रहे हैं और इस लूप को अगर मैं राइट में मूव करवाऊंगा तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा वो कम होगा ना, क्योंकि इस लूप की दूरी इस वायर से बढ़ जाएगी, ये एक्स बढ़ जाएगा। हाँ सर, हाँ। तो केस में एक बैटरी इस रॉड पे इंड्यूस हो जाएगी ना? करेक्ट। और इंड्यूस करंट का सेंस तुम्हें समझ में आ रहा है? ये वाला इंड्यूस करंट इस सेंस में होगा और ये वाला इस सेंस में, क्योंकि लेफ्ट लूप में जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा, लेफ्ट लूप में फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो उसको कम करने के लिए इंड्यूस करंट जो है वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और राइट वाले लूप में अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है राइट वाले लूप के लिए। तो अपन इन सारे एग्जांपल में करंट का सेंस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर रहे हैं। सर दोनों इक्वल क्यों नहीं हो गया? दोनों इक्वल, वो तो डिपेंड करेगा ना फॉर्मूला पे, d∅dt इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। करंट इज गिवन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। नहीं सर, रेजिस्टेंस, हाँ ठीक। अगर रेजिस्टेंस इक्वल होते तो करंट्स भी इक्वल हो जाते। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ से इक्वल होगा ना? करेक्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होगा, क्योंकि जिस रेट से इसका एरिया बढ़ रहा होगा उसी रेट से इसका एरिया कम हो रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेम इन बोथ द लूप्स। सर हाँ बोलो। सर ये भी थोड़ा फोर्स से रिलेटेड है। ये जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें मैं थोड़ा सा इम्पल्स उसको राइट की तरफ दूंगा लूप को, इनिशियली उसमें कुछ करंट नहीं है, तो फिर ये एसएचएम करेगा? इनिशियली कोई करंट नहीं है। हाँ, और उसे मैंने बहुत स्लाइड सा पुश दिया। नहीं, एसएचएम नहीं करेगा ना। अपन ने यहाँ पे अभी जस्ट देखा, इस वाले एग्जांपल में अपन ने जस्ट देखा ना कि लूप में राइट की तरफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, कांस्टेंट या जो भी है, मगर फोर्स हमेशा राइट की तरफ ही लग रहा होगा, फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ इम्पल्स लगा एक छोटा सा। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि इम्पल्स लगा या मत लगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका मोशन का नेचर एसएचएम हो ही नहीं सकता। एसएचएम होने के लिए फोर्स को अपना डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा ना बार बार, बट यहाँ पे तो हमेशा इस पे फोर्स राइट की तरफ ही लग रहा होगा। नहीं सर, वो जो करंट इंड्यूस होगा उसको वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, फिर वो जब लेफ्ट की तरफ जा रहा रहेगा तब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फिर फोर्स वापस राइट की तरफ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। डिपेंड करेगा यार कंडीशन पे, इतना आसान सर बट खुद का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना खुद पे फोर्स लगाएगा, वो वायर का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ना। ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो तो इस पे फोर्स नहीं लगाएगा ना, ये बात भी सही है। सर मैं वो वायर की मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप के करंट की बात कर रहा हूँ। तो ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप का जो करंट है उससे तो फोर्स हमेशा इस पे राइट की तरफ लग रहा है, ये अभी अपन ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ये वाले लूप में फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा और ये वाले लूप में फोर्स राइट की तरफ होगा। सर मैंने बोला कि स्टार्टिंग में उस पे करंट नहीं है और मैंने उसको एक स्लाइड सा राइट की तरफ पुश दिया, तो फिर उस पे घट रहा रहेगा, तो फिर क्लॉकवाइज करंट पास करेगा। एक सेकंड, अच्छा फिर हमेशा राइट की तरफ आएगा। एक सेकंड रुक, तू जो बोल रहा है उसको थोड़ा सोचते। आपको समझा तू क्या बोल रहा है, अभी मुझे समझा। इनिशियली मैंने लूप को ऐसे रखा था, तो अभी तो कोई भी करंट नहीं है क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, राइट। और तूने थोड़ा सा अगर राइट की तरफ पुश किया, थोड़ा सा अगर तूने इम्पल्स दे दिया, तो इसमें कैसा करंट इंड्यूस होगा? इसमें फ्लक्स बढ़ा कि कम हुआ? इस इम्पल्स की वजह से थोड़ा सा कम हुआ होगा। हाँ, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगा। बट देख यार, ये क्लॉकवाइज जो करंट है
इसका फोर्स तो लेफ्ट पे है ना, फोर्स कैसे लग रहा होगा? लेफ्ट पे लग रहा इसका होगा। फील्ड नीचे और हाँ करेक्ट लेफ्ट में लग रहा होगा, तो एक तरीके से SHM हो सकता है, अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व, बट एग्जैक्टली SHM होगा कि नहीं अपन को सॉल्व करके वेरीफाई करना होगा। पीरियोडिक होगा मतलब लेकिन पीरियोडिक होगा ऐसा बोल सकते हैं अपन, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग ऑन दिस थिंकिंग। वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस वायर, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस वायर, और नेट फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है कि नहीं ये अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सही सोच रहे हैं, ओके। अपन देखेंगे यार ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन खाली बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि लेंस लॉ से करंट का डायरेक्शन किस तरीके से इंड्यूस होता है। ठीक है, बट ठीक है ये भी अच्छी सोचा है, ये भी तूने सही सोचा कि मोशन जो है वो उसका ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है इस केस में, बिकॉज फोर्स लेफ्ट की तरफ आ रहा है। फिर जब लेफ्ट पे आएगा तब करंट रिवर्स हो जाएगा फिर ऐसे। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6। ये देखो एग्जांपल 6, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन जा रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को अपन बढ़ा दे तो इन दोनों लूप में से फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट का सेंस कैसा होना चाहिए? सर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज सर। दोनों लूप से फ्लक्स बढ़ रहा है, और करंट का सेंस जो भी होगा, अगर इसके लिए करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो कि इसके लिए करंट का सेंस क्लॉकवाइज होगा। दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज या फिर दोनों के लिए क्लॉकवाइज पॉसिबल है क्या इस अरेंजमेंट के लिए? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा अभी आ रही है आवाज? अभी बेटर आ रही है? यस सर। हाँ आ रही है ना अभी आवाज? यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट का सेंस अगर एक के लिए क्लॉकवाइज है तो दूसरे के लिए सर 6 में क्लॉकवाइज जाएगा ना? हेलो सर। हाँ बोलो। 6 वाले एग्जांपल में क्लॉकवाइज जाएगा ना? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक के लिए क्लॉकवाइज होगा और एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मान ले ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपन इंक्रीज करें तो करंट का जो सेंस है वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? इंड्यूस कम करना चाहिए। बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। इंड्यूस कम करेगा। इंड्यूस कम करेगा, तो इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस करना चाहिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेटिक बाहर की तरफ। बाहर करना चाहिए, तो जो बड़ा एरिया होगा वो डोमिनेट करेगा ना। बड़े एरिया में से करंट ऐसे जा रहा होगा बाहर की तरफ, और छोटे एरिया में से करंट ऐसे जा रहा होगा, ये इसका सेंस होगा। समझा? हाँ तो फिर उसका इंड्यूस नेट तो ऊपर ही आएगा ना? हाँ तो नेट जो है वो तो ऊपर ही आ जाएगा, करेक्ट। 7th में देखो क्या हो रहा है, द करंट इन लूप 1 इज इंक्रीजिंग। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, और अगर लूप 1 में करंट इंक्रीज हुआ तो ये उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला B इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट इन लूप 1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, में करंट का डायरेक्शन कैसे है? अगर ये ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इस ऑब्जर्वर के लिए 1 में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड जो है वो इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा ना।
सर वो आदमी के देखेंगे तो क्या कहते हैं 1 तो क्लॉकवाइज ही है ना उसके लिए। करंट ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। ओके ठीक है। तो करंट, इस करंट का जो फील्ड होगा वो राइट की तरफ होगा, और यहाँ पे अपन बी को इसका फील्ड मान रहे हैं। तो अगर अपन ने करंट इंक्रीज कर दिया तो ये फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा बी, और इसको डिक्रीज करने के लिए लूप 2 में जो करंट इंड्यूस होगा उसका फील्ड लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो लूप 2 में जो करंट होगा वो कैसे सेंस में होगा? अगर ऑब्जर्वर को लूप 1 में करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, तो लूप 2 में ऑब्जर्वर के लिए करंट क्लॉकवाइज सेंस में होगा, करेक्ट, राइट। और वैसे ही अगर मान लो एग्जांपल 8, इसमें अगर मैं लूप 1 को अवे फ्रॉम लूप 2 ले जाऊं, इससे दूर, तो उस केस में भी ये बी कम होगा, और अगर ये बी कम हो रहा है तो लूप 2 में करंट शुड बी सच दैट उसकी वजह से बी डैश इंक्रीज होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए लूप 2 में करंट कैसे सेंस में होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो तुम लोग एक रूल याद रखो, अपन ने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर किसी भी लूप से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो उस ऑब्जर्वर के लिए करंट का सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अगर करंट ऐसा होगा आए तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा होगा ना। तो अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर की तरफ है तो उस ऑब्जर्वर के लिए करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है इनटू द स्क्रीन तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग करंट शुड बी क्लॉकवाइज। याद है ये रूल? इसी रूल को अपन अप्लाई कर रहे हैं पिछले एग्जांपल में। अब थर्ड वाला वापस बताना। थर्ड वाला? हाँ वो थर्ड वाला दो स्लाइड पहले। अभी आप समझा रहे थे ना। अच्छा बता रहा हूँ, ये 8 वाला बोल रहा है। हाँ सॉरी 8। हाँ, इसमें अगर मान ले मैं लूप 1 को लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो लूप 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना सर, डायरेक्ट मतलब कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो लूप 2 के अंदर जो फील्ड इंड्यूस होना चाहिए, जो करंट इंड्यूस होना चाहिए, उसका फील्ड भी राइट की तरफ होना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वर के लिए वो करंट का सेंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ओके सर, समझा अभी? अच्छा देखो यहाँ पे अभी अपन मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें जब भी कोई मैग्नेट दिया होगा तो ऐसे समझो कि अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस करेगा, अपने से दूर, इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही होगी, उसके अंदर आए, जस्ट लाइक चार्जेस। ठीक है, इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली इतना याद रखो। तो अगर मान लो ये वाला जो मैग्नेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस मैग्नेट को अगर मैं लूप के नजदीक ले जाऊं तो लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी, करेक्ट। तो ज्यादा अगर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई तो इसका जो करंट है वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये ऑब्जर्वर इसमें करंट किस सेंस में दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, क्योंकि फील्ड लाइन इसके तरफ आनी चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो सिमिलरली तुम ये भी इसका भी बोल सकते हो, अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो क्लॉकवाइज, कम होगा ना सर। करेक्ट, कम होगा। और वैसे ही सी के केस में अगर मैं साउथ पोल को नजदीक ले जाऊं, साउथ पोल को नजदीक ले जाने पर इस सेंस में फील्ड लाइंस बढ़ेगा, और इस सेंस में अगर फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट जो है वो इस सेंस में फील्ड क्रिएट करेगा जो कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर इसमें क्लॉकवाइज करंट देख पा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और वैसे अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो उल्टा हो जाएगा सेंस। समझा ये सबको? हाँ सर। तो दूर लेके जाओगे तो फिर क्या, कौन सा डायरेक्शन होगा? उल्टा हो जाएगा ना उसका, जो भी पास लाने से जो हो रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यस।
पॉइंट नंबर 10 देखो, यहाँ पे कॉपर रिंग को अपन ने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है और एक बार मैग्नेट को अपन ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया. अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग with its length along the axis of the ring. Okay. As North Pole approaches the ring, North Pole जैसे ही रिंग को अप्रोच करेगा, मुझे बताओ रिंग में करंट किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ये जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बार मैग्नेट के ऊपर इफेक्टिवली ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा. हाँ. मैग्नेटिक फोर्स क्यों और उसकी वैल्यू? देख, अगर मान ले ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा होता? ऊपर की तरफ QE. और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा होता? नीचे की तरफ QE2. इसको QE1 मान ले, इसको QE2. मुझे बताओ यहाँ पे उसके जैसी ही, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा F1 और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा होगा F2. मगर इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? जिस भी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बड़ी होगी वो फोर्स बड़ा होगा. नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, साउथ पोल पे? नॉर्थ पोल पे. तो ऊपर का F1 फोर्स बड़ा होगा, तो इस पे इफेक्टिवली मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा. पर उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू एक्चुअली पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म टॉपिक में अपन बाद में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. हाँ. इस चैप्टर में वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी. बस हमें खाली डायरेक्शन पता चलना चाहिए. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सर इंस्टेंटेनियस तो निकाल ही सकते हैं ना? इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं. तो मुझे बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या सर? कम होगा. इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से कम हो जाएगा. तो अगर किसी बार मैग्नेट को मैं किसी लूप के ऊपर से ड्रॉप कर दूं, in that case bar magnet when it is entering the ring at that time its acceleration will be less than g. वैसे अगर मान लो ये बार मैग्नेट रिंग को क्रॉस कर गया, तो उस केस में ये साउथ पोल है. साउथ पोल इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट करेगा? इस तरीके से. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी या बढ़ेगी जैसे जैसे ये नीचे जाएगा? सर कम होगी. कम होगी, करेक्ट. तो अगर ये कम हो रही तो वापस करंट का जो इंडक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ क्रिएट करे. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और नॉर्थ पोल पे नीचे की तरफ. मगर कौन सा फोर्स बड़ा होगा, साउथ पोल वाला या नॉर्थ पोल वाला? जहाँ पे फील्ड बड़ा होगा. और फील्ड वहां पे बड़ा होगा जो रिंग के नजदीक होगा. मतलब इफेक्टिवली वापस इस पे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा. तो इस केस में भी इसका एक्सेलरेशन जी से बड़ा या छोटा? छोटा ही होगा ना सर. तो यहाँ पे भी उसका एक्सेलरेशन जी से छोटा होगा. सो इवन व्हाइल एंटरिंग द लूप एंड व्हाइल क्रॉसिंग द लूप से जब ये निकल रहा होगा और दूर जा रहा होगा, दोनों केस पे इसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा. SHM भी हो सकता है, ऑसिलेशन हो सकता है सर. SHM डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. ऑसिलेशन हाँ पर हो सकता है ना? एक्चुअली फोर्सेस पे डिपेंड करेगा. हो सकता है मगर उसके लिए फिर फोर्स की वैल्यू हाँ सर काफी बड़ा होना चाहिए ना. बड़ी होनी चाहिए. हाँ वेट से बड़ी होनी चाहिए. वेट से बड़ा होना चाहिए तभी वो ऊपर जाएगा. तभी वो ऊपर जा पाएगा. ठीक है सर. हाँ बोलो. ये जो बार मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स रिंग पे भी लगेगा क्या थर्ड लॉ से, या फिर आपने जो नहीं बोल सकते. वायलेट होता है? नहीं बोल सकते, वी कांट बी श्योर. तो यहाँ पे थर्ड लॉ तुम डायरेक्टली वायोलेट होगा. यहाँ पे तुम डायरेक्टली थर्ड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. अच्छा सी केस में बताओ क्या होगा? सी केस में यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी. तो क्या इस रिंग में से कभी भी करंट फ्लो हो पाएगा इफ द सर्किट इज ओपन? नहीं सर ओपन है ना. अगर करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा तो इसका एक्सेलरेशन तो हमेशा जी डाउनवर्ड्स ही होगा ना. इस पे और कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. सर वो कैपेसिटी जैसे काम कर सकता है क्या, वो जो डिसकंटिन्यूटी है? कैपेसिटर कहाँ से आ गया इधर?
ये एक बैटरी की तरह काम करेगा ना, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। मगर किसी सर्किट में अगर मैं खाली बैटरी को कनेक्ट कर दूं और सर्किट को कंप्लीट ही ना करूं, तो सर्किट में करंट तो फ्लो नहीं करेगा, ये बैटरी रहेगा मगर करंट विल बी जीरो। तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। सर बट अगर वो जो रिंग है वो अगर थिक कर देंगे हम लोग तो वो कैपेसिटर जैसा बन सकता है ना? नहीं, शायद से वहाँ पे चार्जेस वो नहीं होंगे स्टोर। कैपेसिटर पे क्यों आ रहे हो? ये बैटरी की तरह बिहेव नहीं करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब एक बैटरी हो गया ना, कैपेसिटर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? चार्जेस थोड़ी सर हम create वो होंगे। गैप के बारे में बोल रहे हैं, जो वो गैप है ना। तो यहाँ पे भी अगर गैप है तो क्या ये इसको तुम कैपेसिटर बोलोगे? जहाँ पे सर्किट ओपन है वहाँ पे तुम कैपेसिटर मान लोगे एक? नहीं सर, मैं नहीं पॉसिबिलिटी सर, पूछ रहा था। किसके लिए पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं समझ गया। समझ गया ना, ये मतलब हाँ, कैपेसिटर समझ से कोई गया। कनेक्शन नहीं है इसका। हाँ, ओके सर। देखो और कुछ एग्जांपल्स लेंस लॉ के ऊपर। यहाँ पे दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स है और दोनों इक्वल करंट्स कैरी कर रहे सेम सेंस में, और इन लूप्स को अगर अपन नजदीक लेके आए तो क्या होगा? दोनों में से लेंस बढ़ेंगे ना। फ्लक्स इंक्रीज होगा, दोनों में से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। हाँ, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो मुझे बताओ करंट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? दोनों लूप में से करंट बढ़ेगा या कम होगा? घटेंगे। कम होगा, वो फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा। सो इफ वी ब्रिंग बोथ द लूप्स क्लोजर, द करंट्स इन बोथ द लूप्स विल डिक्रीज, क्योंकि जो फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं उनको नजदीक लाने से वो फील्ड लाइंस को वापस कम करने की कोशिश करेगा। और वैसे ही अगर मैं लूप्स को दूर ले जाऊं तो उस केस में द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, और इसलिए दोनों लूप में से करंट बढ़ जाएगा उस केस में। सर लेफ्ट वाले में बढ़ेगा ना, लेकिन दोनों में बढ़ेगा ना, दोनों में से फ्लक्स कम हो रहा होगा। मैं एक ही बात कर रहा हूँ। एक ही बात करो। ए वाले केस में, हाँ उसमें अगर दोनों अगर में तो खाली राइट, करंट है। अगर तो खाली लेफ्ट वाले लूप को देख रहे है, तू क्या बोल रहा है? लेफ्ट वाले में करंट बढ़ना चाहिए। हाँ, लेफ्ट वाले को जब तू नजदीक लेके आ रहा है तो लेफ्ट वाले में से फील्ड लाइंस, अच्छा एक सेकंड, सही बोल रहा कम होगा ना। एक मिनट रुको, दोनों को ऑब्जर्व करते। देख यहाँ पे दोनों लूप सिमेट्रिकल है ना, या तो दोनों में बढ़ेगा या तो दोनों में कम होगा। एक में बढ़ना और एक में कम होना बोलना तो गलत होगा ना। सर 1 को 2 हाँ के सर। पास ले जाएंगे तो फिर उसमें से फील्ड लाइन बाहर की तरफ और हो जाएंगी। 1 को 2 के पास ले जाना इज सेम एज 2 को 1 के पास में ले जाना। हाँ सर, मैं बस बोल रहा हूँ। तो एक तो ठीक है, 2 को 1 के पास लेके जाएंगे तो 1 में से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ज्यादा जाएंगे ना। करेक्ट। सर 2 का आंसर मतलब जैसे 1 का वैसे ही ना। हाँ तो अगर हाँ तो सर अगर दोनों को अगर एक ही साथ लेके आएंगे तो देख, अगर 1 में ये फील्ड लाइंस बढ़ रहा है तो ये करंट कम होना चाहिए ना। ये करंट जो है वो इस फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा, तो 1 में जो करंट है वो कम हो जाएगा। सर 2 में सर कम क्यों होगा? 2 में भी इसका जो फील्ड होगा, ये जो लूप है इसका फील्ड तो इसी तरफ होगा। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ना। और जब मैं इसको 1 को 2 के नजदीक लेके जा रहा हूँ तो 2 के थ्रू भी ये फील्ड लाइंस बढ़ रही, तो ये करंट तो कम ही होगा ना दोनों में। अच्छा, हाँ ओके सर। सर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। देख अगर मैं दोनों लूप्स को नजदीक लेके आऊंगा, अगर मान ली ये लूप है, यहाँ पे से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, तो मुझे बता लूप के एक्सिस पे फील्ड किस तरफ होगा, लेफ्ट या राइट?
क्या सर क्वेश्चन? लेफ्ट पे होगा। लूप के एक्सिस पे जो फील्ड होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, इस हाँ। तरफ भी और इस तरफ भी, सब जगह फील्ड लेफ्ट की तरफ हाँ ही होगा, लेफ्ट की तरफ। राइट। और एक और ऐसा लूप है इधर, सेम लूप, करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है और यहाँ सर से वो बाहर आ रहा है, तो इसका भी फील्ड लेफ्ट की तरफ ही होगा हाँ सब तो लेफ्ट की तरफ होगा ना सर। करेक्ट। तो अगर इन दोनों लूप्स को मैं नजदीक लेके आऊँ तो दोनों लूप्स में से लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा है, इसमें से Increase भी हो रहा है। और इसमें से भी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला जो करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में जा रहा था वो डिक्रीज हो जाए और पहले जो फ्लक्स बढ़ रहा था वो भी डिक्रीज हो जाए। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए अगर तुम कुछ रिजल्ट्स याद रखोगे तो आगे काफी फायदा होगा अपन को। ये आखिरी पार्ट तुम्हें बता देता हूँ आज के लेक्चर में। अगर मान लो साइन और कोसाइन फंक्शन है और इसको तुम एक टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? 0, क्योंकि फाइनली जो भी आंसर आएगा वो कॉस या साइन ही आएगा, और उस पर अगर तुम टाइम पीरियड का लिमिट्स अप्लाई करोगे तो लिमिट्स डालने के बाद आंसर 0 ही आने वाला, राइट। तो इससे अपन ये भी बोल सकते हैं दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कॉस फंक्शन फॉर वन टाइम पीरियड इज ऑलवेज 0। ये तुमने मैथ्स में भी ऑब्जर्व किया होगा। और साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड कितना होगा? t/2। इसको भी प्रूव कर सकते हैं ना, तुम प्रॉपर इंटीग्रेशन करके देखो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग अगर कुछ भी दिया हुआ है, इसको मैं 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू हाफ का इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड माइनस कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड। अच्छा, अगर ये साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग है तो यहाँ पे कॉस ऑफ 2 टाइम समथिंग आ जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला से, और इसका इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड तो 0 ही आने वाला है, तो दिस विल गिव अस t/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर, क्या बोल रहे हो? या फिर टाइम पीरियड क्यों देख रहे हैं हम? एसएचएम थोड़ी ना हो रहा है, या फिर कोई ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी ना हो रहा है। अरे बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी तो टाइम पीरियड होता है ना, साइन कॉस। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड साइन या फिर कॉस फंक्शन का। अच्छा ठीक है। और ये भी अपन ने लास्ट टाइम देखा था ना, जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म का आता है d²x/dt² इक्वल्स टू -ω²x, तो अपन डायरेक्टली इसका जनरल सोल्यूशन ये लिख सकते हैं। लास्ट टाइम पढ़ा था अपन इसके बारे में। ठीक है। ये चीजें अपन वापस आगे एग्जांपल्स में वेरीफाई कर लेंगे, डोंट वरी, अभी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स ट्राई करना सब लोग। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 और 5। नेक्स्ट लेक्चर अपना सैटरडे को है ना, तो सैटरडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। सर ठीक है सर।